हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम पढ़ रहे हैं अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का एकीकरण। तो इस चैप्टर में हमने एकीकरण के प्रकारों की बात की थी कि एकीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। एकीकरण विलय के रूप में हो सकता है, जिसे हम विलय की प्रकृति का एकीकरण कहते हैं, अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर कहलाता है। और जो दूसरा प्रकार है वो है क्रय की प्रकृति का। तो क्रय की प्रकृति का एकीकरण अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। तो एकीकरण के दो प्रकार हैं, दो प्रकार से एकीकरण किया जा सकता है। एक तो है विलय की प्रकृति का एकीकरण और दूसरा क्रय की प्रकृति का एकीकरण। तो कुछ शर्तों की पूर्ति करने पर जो एकीकरण है वो विलय की प्रकृति का एकीकरण कहलाता है, और विलय की प्रकृति के एकीकरण में से अगर किसी भी एक शर्त की पूर्ति नहीं की जाती तो ऐसा एकीकरण क्रय की प्रकृति का एकीकरण कहलाता है। तो एकीकरण के प्रकारों की बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम विलय की प्रकृति के एकीकरण एवं क्रय की प्रकृति के एकीकरण में अंतर की बात करेंगे, अंतर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो अंतर के आधार हमने लिखे हैं, जिनमें से पहला आधार है एकीकरण का प्रकार। तो विलय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता कंपनी और क्रेता कंपनी के खातों का पूर्ण एकीकरण हो जाता है। पूर्ण एकीकरण हो जाता है। विलय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता कंपनी यानी कि जो कंपनियां एकीकरण में समापन में चली गई है, और क्रेता कंपनी जो कंपनी एकीकरण के फलस्वरूप नई अस्तित्व में आई है, उन दोनों कंपनियों के खातों का पूर्ण एकीकरण हो जाता है विलय की प्रकृति के एकीकरण में। जबकि क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी और विक्रेता कंपनी के खातों का आंशिक एकीकरण होता है। दूसरा आधार है संपत्तियों एवं दायित्वों का समायोजन। विलय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियां, सभी दायित्व और संचय आदि के आदि सभी क्रेता कंपनी की पुस्तकों में दिखाए जाते हैं। यानी कि एकीकरण, जो विलय की प्रकृति का एकीकरण है, उसमें सभी संपत्तियों, दायित्वों, संचयों एवं लाभ हानि खाते का समायोजन हो जाता है। विलय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियों, दायित्वों, संचयों एवं लाभ हानि खाते का समायोजन क्रेता कंपनी की पुस्तकों में कर लिया जाता है और इनका पुस्तक मूल्य लिया जाता है, पुस्तक मूल्य पर समायोजन किया जाता है। जबकि क्रय की प्रकृति के एकीकरण में केवल शुद्ध संपत्तियों का समायोजन किया जाता है। विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी के पास में यह विकल्प नहीं होता कि वो अपनी मनमर्जी से विक्रेता कंपनी की संपत्तियां और दायित्वों को खरीदे। विलय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियां, दायित्व, संचय और अधिक शेष यानी कि पॉजिटिव बैलेंस, वो सभी के सभी क्रेता कंपनी के द्वारा लिए जाते हैं, क्रेता कंपनी की पुस्तकों में शामिल किए जाते हैं। लेकिन क्रय की प्रकृति के एकीकरण में जो क्रेता कंपनी है उसके पास यह विकल्प होता है कि वो अपनी मनमर्जी से विक्रेता कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों को खरीदे। चाहे तो वह किन्हीं संपत्तियों और दायित्वों को खरीदने से मना भी कर सकती है, छोड़ सकती है, और उन संपत्तियों और दायित्वों का निपटारा फिर विक्रेता कंपनी के द्वारा किया जाता है, जिन संपत्तियों और दायित्वों को क्रेता कंपनी द्वारा क्रय की प्रकृति के एकीकरण में नहीं खरीदा जाता। तीसरा आधार है खाती एवं पूंजी संचय। तो चाहे विलय की प्रकृति का एकीकरण हो या क्रय की प्रकृति का एकीकरण हो, क्रेता कंपनी द्वारा संपत्तियां और दायित्व दोनों खरीदे जाते हैं। तो संपत्तियों की राशियों के योग में से दायित्वों की राशियों का योग घटाकर शुद्ध संपत्तियां ज्ञात की जाती है, क्रय प्रतिपूर्ति राशि ज्ञात की जाती है। तो अगर शुद्ध संपत्तियों की राशि अगर कम हो
या फिर ऐसा कहें कि क्रय प्रतिफल की राशि अगर शुद्ध संपत्तियों की राशि से ज्यादा हो तो जो अंतर की राशि है वह अंतर की राशि ख्याति कहलाती है क्रय की प्रकृति के एकीकरण में। क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी की संपत्तियां खरीदी जाती हैं और दायित्व भी खरीदे जाते हैं, और संपत्तियों और दायित्वों के जो अंतर की राशि है वह शुद्ध संपत्तियां कहलाती है, शुद्ध संपत्तियों की राशि कहलाती है। तो शुद्ध संपत्तियों की राशि अगर कम है और क्रय प्रतिफल की राशि अगर ज्यादा है तो जो ज्यादा राशि चुकाई गई है, जो अधिक की राशि है, वह ख्याति मानी जाती है क्रय की प्रकृति के एकीकरण में। और अगर शुद्ध संपत्तियों की राशि ज्यादा हो और क्रय प्रतिफल की राशि कम हो तो जो शुद्ध संपत्तियों की राशि का जो अधिक है वह पूंजी संचय माना जाता है क्रय की प्रकृति के एकीकरण में। लेकिन विलय की प्रकृति के एकीकरण में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता, यानी कि जो शुद्ध संपत्ति की राशि और क्रय प्रतिफल की राशि का जो अंतर है उसको ख्याति या पूंजी संचय के रूप में नहीं दिखाया जाता, बल्कि अंतर की राशि को संचयों में ही समायोजित किया जाता है। संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियां एवं दायित्व पुस्तक मूल्य पर ली जाती हैं, उनकी राशि में किसी प्रकार का कोई समायोजन नहीं किया जाता, कोई भी पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता। जबकि क्रय की प्रकृति के एकीकरण में एकीकरण के समय विक्रेता कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, उनका एक मूल्य निर्धारित किया जाता है और उसके बाद ही क्रेता कंपनी द्वारा संपत्तियां और दायित्व खरीदे जाते हैं। संचयों का समायोजन। विलय की प्रकृति के एकीकरण में सभी संचय यानी विक्रेता कंपनी के सभी संचय और अधिक के पुस्तक मूल्य पर क्रेता कंपनी द्वारा खरीदे जाते हैं। तो संचयों का समायोजन में सभी संचय एवं लाभ हानि खाते का शेष। विलय की प्रकृति के एकीकरण में सभी प्रकार के संचय और लाभ हानि खाते का शेष क्रेता कंपनी द्वारा लिया जाता है, क्रेता कंपनी द्वारा अपनी पुस्तकों में उनका समायोजन किया जाता है। जबकि जो क्रय की प्रकृति का एकीकरण है उसमें केवल क्रेता कंपनी द्वारा दायित्व खरीदे जाते हैं, संचयों को नहीं खरीदा जाता। लेकिन अगर विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में यानी कि जो कंपनी समापन में गई है उस कंपनी की पुस्तकों में कोई वैधानिक संचय, कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व्स दिखाए गए थे तो उन संचयों को क्रेता कंपनी द्वारा खरीदा जाना आवश्यक होता है। मैं एक बार पुनः दोहरा दूं कि विलय की प्रकृति के एकीकरण में जो क्रेता कंपनी है यानी कि एकीकरण के फलस्वरूप जो नई कंपनी अस्तित्व में आई है उस कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी यानी कि जो एकीकरण के फलस्वरूप जिन कंपनियों का समापन हुआ है उन कंपनियों के सभी प्रकार के संचयों और अधिकों को क्रेता कंपनी द्वारा खरीदा जाता है, अपनी पुस्तकों में उनको दिखाया जाता है, समायोजित किया जाता है। लेकिन जो क्रय की प्रकृति का एकीकरण है उसमें केवल दायित्व ही खरीदे जाते हैं, किसी भी प्रकार का संचय या अधिक्य क्रेता कंपनी द्वारा नहीं खरीदा जाता। लेकिन अगर एकीकरण के समय विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में कोई वैधानिक संचय उपस्थित हो, कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अगर उपस्थित हो तो उन संचयों को क्रेता कंपनी द्वारा खरीदा जाना आवश्यक है, क्योंकि वैधानिक संचय एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित समय के लिए बनाए जाते हैं। और जब एकीकरण हो रहा हो यानी एकीकरण के समय अगर उन वैधानिक संचयों की वह अवधि पूरी नहीं हुई हो तो उन वैधानिक संचयों को निश्चित अवधि तक, उस अवधि के पूर्ण होने तक बनाए रखने का जो दायित्व है अब क्रेता कंपनी के पास होता है। इसलिए विक्रेता कंपनी के वैधानिक संचयों को ही केवल क्रेता कंपनी द्वारा खरीदा जाता है क्रय की प्रकृति के एकीकरण में। और वैधानिक संचयों को खरीदते समय एक एंट्री की जाती है जिससे वैधानिक संचयों की राशि के बराबर की राशि से अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है और उसको संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। जब क्रय की प्रकृति का एकीकरण होता है तो क्रेता कंपनी द्वारा जब वैधानिक संचय लिए जाते हैं तो उसके संबंध में एक एंट्री की जाती है अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू
पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो जो भी वैधानिक संचय क्रेता कंपनी द्वारा लिए गए हैं उन सबको क्रेडिट किया जाएगा और अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है। इसके माध्यम से वैधानिक संचयों का क्रेता कंपनी की पुस्तकों में समायोजन किया जाता है। अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट का जो शेष होता है उसको संपत्तियों की तरफ दिखाया जाता है, संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है क्रेता कंपनी की पुस्तकों में, और जो वैधानिक संचय हैं उनको दायित्व पक्ष में क्रेता कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। जब इन संचयों की अवधि समाप्त हो जाती है तो इसकी एक रिवर्स एंट्री कर दी जाती है, विपरीत प्रविष्टि कर दी जाती है, जिससे अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट और जो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अकाउंट है वो बंद हो जाते हैं। यानी कि जो एकीकरण समायोजन खाता और वैधानिक संचय खाते बंद हो जाते हैं एक विपरीत प्रविष्टि करने की वजह से, रिवर्स एंट्री करने की वजह से। अगला है क्रय प्रतिफल का भुगतान। विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को क्रय प्रतिफल के भुगतान के रूप में केवल समता अंशों का निर्गमन ही किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को क्रय प्रतिफल के भुगतान के रूप में केवल समता अंश ही दिए जाएंगे, समता अंशों के द्वारा ही क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाएगा। लेकिन जो क्रय की प्रकृति का एकीकरण है उसमें क्रय प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। अंशों के अलावा किन्हीं अन्य प्रतिभूतियों का, जैसे ऋणपत्र, बॉन्ड्स आदि का भी निर्गमन किया जा सकता है। नकद में भी क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जा सकता है और किसी संपत्ति के द्वारा भी क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जा सकता है। तो क्रय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को क्रय प्रतिफल के रूप में नगद राशि चुकाई जा सकती है, अंश एवं अन्य प्रतिभूतियां भी दी जा सकती हैं, किन्हीं संपत्तियों के रूप में भी क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जा सकता है। लेकिन विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल का भुगतान केवल समता अंशों के निर्गमन के द्वारा ही किया जाता है। अंशधारियों की सहमति। विलय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता कंपनी के कम से कम 90% अंशधारी एकीकरण के बाद क्रेता कंपनी के अंशधारी बनने के लिए सहमत होने चाहिए। या दूसरे शब्दों में ऐसा हम कहें कि विक्रेता कंपनी के कम से कम 90% अंशधारी एकीकरण के बाद क्रेता कंपनी के अंशधारी बन जाते हैं। और क्रय की प्रकृति के एकीकरण में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने विलय की प्रकृति के एकीकरण और क्रय की प्रकृति के एकीकरण में अंतर के बारे में पढ़ा। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।